Hello students, this is me Prashant Tripathi, your mentor for teaching and learning process. Students, today we are going to discuss about the chapter genetics for ICSE class 10th biology. So some of the topics related with the chapter what we are going to discuss today is मूविंग टू द चैप्टर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जब एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है तो इंडिविजुअल के फॉर्मेशन के टाइम पे इसे कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं फ्रॉम द प्रायर जनरेशन। अब वो कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, फ्रॉम कैरेक्टर्स मदर भी हो सकते हैं, फ्रॉम फादर भी हो सकते हैं। जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इनको हम लोग नाम देते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और स्टूडेंट्स, इन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के ट्रांसफरेंस का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग नाम देते हैं हेरिडिटरी। और हेरिडिटरी की जब हम स्टडी करते हैं, या हम बोले कि जब हम उन कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तब इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जी.जे. मेंडल। सर जी.जे. मेंडल कभी टीचर बनना चाहते थे, बट टीचर ना बन करके मॉनेस्ट्री में पहुंच गए और मॉनेस्ट्री में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट के ऊपर। और बच्चों, जो एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के ऊपर, कुछ ऑब्जर्वेशंस इन्होंने निकाले एंड ऑब्जर्वेशंस को कहा गया यहां पे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, हमें एक चीज यहां पर यह भी समझनी होगी कि अगर एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है, समझिएगा इसको, अगर एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है तो वो हमेशा अपने ही तरह के इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर हमने कहा कि कैट रिप्रोड्यूस कर रही है तो वो कभी डॉग नहीं बना देगी, वो डॉग नहीं बना देगी। बट अगर आप देखें ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और ह्यूमन बीइंग्स का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं। बट इस केस में भी आप देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंसेस दिखते हैं, हमें कई डिफरेंसेस दिखते हैं। आप अपने भाई या अपनी बहन या अपने फादर मदर से डिफरेंट दिखते हैं, जबकि उन्होंने ही आपको बनाया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर जीन या हम बोले कुछ क्रोमोसोमल वेरिएशंस होते हैं, और उन क्रोमोसोमल वेरिएशंस को ही हम लोग बोलते हैं वेरिएशन इन पॉपुलेशन। वेरिएशन इन पॉपुलेशन। वेरिएशन इन पॉपुलेशन को समझने के लिए जी.जे. मेंडल सर के हम एक्सपेरिमेंट को आगे प्रोसीड कराएंगे और हम समझेंगे कि क्रोमोसोम में कैसे वेरिएशन आता है और कैसे एक ही तरह की स्पीशीज में हमें डिफरेंस दिखते हैं अलग अलग। इस वेरिएशन इन पॉपुलेशन को समझने के लिए हम प्रीवियस लेक्चर में चलते हैं, और प्रीवियस लेक्चर का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिख रहा होगा। आप जाकर के एक बार देखिए उसमें, और आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में एंड क्रोमोसोम के कॉम्पोजिशन के बारे में पता चलेगा। हम उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम डायरेक्टली क्रोमोसोम की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एंड मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम बना होता है एक तरह के सब्सटेंस से जिसे हम लोग बोलते हैं डीएनए। एंड डीएनए पर हम बोले कुछ सेगमेंट्स होते हैं, कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं जीन। जी.जे. मेंडल सर के टाइम पर जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए हम जीन की बात अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। हम आपको भले प्रीवियसली बता चुके हैं, और अभी हम आपको ये बता देते हैं कि ये जीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कैरेक्टर को शो कराने के लिए या किसी भी कैरेक्टर के बनने के लिए। यहाँ पर आगे देखते हैं हम कि क्रोमोसोम अगर हम देखें तो ये ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अगर हम ह्यूमंस में क्रोमोसोम देखें तो ह्यूमंस में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, या हम बोले ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। समझिएगा इसको, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। और अगर इन क्रोमोसोम्स को हम यहां पर अरेंज कर दें, समझिएगा, अगर हम इस क्रोमोसोम्स को अरेंज कर रहे हैं तो देखिए ऐसे कुछ हमने यहां पर अरेंज कर दिया, ऐसे कुछ अरेंज कर दिया। यहां पर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे एंड
एट द एंड यहां पर 23rd क्रोमोसोम होगा, और 23rd क्रोमोसोम या तो ऐसे पाया जा सकता है, समझिएगा, या तो ऐसे पाया जा सकता है या इसके प्लेस पर ये ऐसे पाया जा सकता है। अभी मैं बताऊंगा कि इसको मैंने छोटा क्यों बनाया है, इसको बड़ा क्यों बनाया है यहाँ पे। सो स्टूडेंट समझिएगा, यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर में जो हमने अरेंजमेंट किया है क्रोमोसोम का, वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या स्पेसिफिक पैटर्न में करते हैं, और जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं इसी टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं कैरियोटाइप। So what is karyotype? Karyotype is the arrangement of chromosome in a specific set. इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हम, तो 23 पेयर्स में दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम, एंड दूसरा पाया जाता है जिसे हम नाम देते हैं हेट्रोसोम। स्टूडेंट्स ये ऑटोसोम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फिजिकल फीचर्स के लिए, इस बात को समझिएगा, हमारे फिजिकल फीचर्स के लिए, बट हेट्रोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेक्स, मींस the individual is male or female is determined by this heterosome, or you can say determined by this sex chromosome. You can also say it as sex chromosome because it's determining the sex of an individual. So students, अगर हम इस क्रोमोसोम को बाहर निकाल लें, सो आप समझिएगा यहां पर क्रोमोसोम्स जो पाए जा रहे हैं वो पेयर्स में पाए जा रहे हैं। सो वी आर टेकिंग आउट अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। स्टूडेंट्स, जब हम इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को निकाल रहे हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये दोनों क्रोमोसोम देखने में एक जैसे लग रहे हैं। कैसे एक जैसे लग रहे हैं स्टूडेंट्स? इनका साइज सेम है और इसका शेप सेम है। अगर किसी क्रोमोसोम का साइज एंड शेप सेम होता है, देन दीज क्रोमोसोम्स आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। स्टूडेंट समझिएगा, इसको क्या बोला जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे ही ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, बट इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब आप 11th में जाएंगे। अभी हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें एक चीज और देखनी होगी कि ये क्रोमोसोम नंबर हमेशा कांस्टेंट रहते हैं एक स्पीशीज में। अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करते हैं तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होगा। इस बात को समझिएगा कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, देन इट always contain 46 number of chromosome, or you can say 23 pair of chromosome। अगर हम बात करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म की तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, बट इन दैट पर्टिकुलर स्पीशीज उसमें वो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आप एक चीज ये समझिएगा कि अभी हमने आपको बताया कि जो मेल इंडिविजुअल होगा, हमने आपको नहीं बताया, आप ये चीज समझिएगा कि हमने आपको बताया कि दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है हेट्रोसोम। स्टूडेंट्स, जो हेट्रोसोम होते हैं ये हमने आपको बताया कि डिटरमाइन करते हैं वेदर एन इंडिविजुअल इज अ मेल और अ फीमेल। जब हम इसको देखते हैं तो मेल में क्रोमोसोम्स कुछ अलग पाए जाएंगे, फीमेल में क्रोमोसोम्स कुछ अलग पाए जाएंगे। सिर्फ हेट्रोसोम्स अलग पाए जाएंगे या सेक्स क्रोमोसोम अलग पाए जाएंगे, ऑटोसोम्स सेम पाए जाते हैं। अगर मेल में बात करते हैं तो यहाँ पर XY क्रोमोसोम पाया जाता है, और फीमेल में बात करते हैं तो यहाँ पर XX क्रोमोसोम पाया जाता है। इसी को हम बेस बना करके यहाँ पर सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर समझिएगा कि जब मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट कहने का मतलब क्या है? यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कहने का मतलब कि यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? यहां पर ओवम का फॉर्मेशन होगा, या ओवा का फॉर्मेशन होगा, या हम कहें एग का फॉर्मेशन होगा। सो स्टूडेंट्स, ओवम, एग या ओवा हम कहें तो उसमें क्रोमोसोम कौन से होंगे? क्रोमोसोम ये वाले होंगे। कौन से होंगे? एक्स क्रोमोसोम होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा। हम मान लेते हैं कि ये ओवम है सिंगल, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम पाया जा रहा है।
हम स्पर्म की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के क्रोमोसोम होंगे, कौन से? या तो X हो सकता है या Y हो सकता है, या तो X या Y हो सकता है। जब ये X और Y आगे जाकर के स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं तो ये देखिए हमने एक स्पर्म बना दिया, यहां पर एक स्पर्म, ये एक स्पर्म हमने ये बना दिया। इसमें हो सकता है X क्रोमोसोम हो, इसमें हो सकता है Y क्रोमोसोम हो। जब ये फ्यूज करेगा इसके साथ में, इसको फ्यूज करा देते हैं यहां पे, जब फ्यूज करेगा यहां पर तो इसका X और इसका X मिल करके यहां पर फीमेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा, और जब इसका Y और इसका X ये दोनों मिल करके फॉर्मेशन करेगा XY, दैट इज मेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है, मेल गैमीट है या हम कहें मेल इंडिविजुअल है, यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए एक इंडिविजुअल में। बिकॉज अगर हम फीमेल में देखें तो फीमेल में तो दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं, These are X and X, बट हम मेल में देखें तो यहां पर X और Y अलग अलग पाया जा रहा है। अगर Y क्रोमोसोम फर्टिलाइज करेगा then the individual will be male, और अगर X क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है then individual will be female. Students, when we see this chromosome is mainly responsible for transferring the characters from one generation to another generation. So हमें यहाँ पर समझना ये होगा कि इसमें पाए जाने वाले जीन मेनली रिस्पॉन्सिबल है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए। जीन वर्ड को सबसे पहले बोलने वाले या डिराइव करने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम है जॉनसन। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, हम कॉन्सेप्ट पे मेन बात करेंगे, ये सब नाम आप अपनी बुक से याद कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो जीन, अगर हम सिर्फ जीन की बात करते हैं सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म। कॉम्प्लेक्स टर्म कहने का मतलब कि ये डीएनए के कुछ सेगमेंट्स होते हैं, ये डीएनए के सेगमेंट होंगे, तो ये हमने डीएनए का सेगमेंट बना दिया। डीएनए के सेगमेंट में अगर हम बोले यहां से यहां तक पर्टिकुलरली न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, और ये एक पर्टिकुलर जीन बना रहा है, और ये एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट से समझिएगा, ट्रेट कैरेक्टर दोनों एक ही चीजें हैं, बट जीन जो होते हैं ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं। दो फॉर्म में पाए जाने का मतलब कि एक ही जीन दो अलग अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हमारे बाल, इफ माय हेयर्स आर ब्लैक, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे साथ एक इंडिविजुअल और खड़ा हो उसके भी हेयर ब्लैक हो, उसके हेयर ब्राउन हो सकते हैं, उसके हेयर व्हाइट हो सकते हैं। सो अगर हम देखें तो एक जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है हेयर के कलर को प्रोवाइड करने के लिए, बट वो कैसा कलर प्रोवाइड कर रहा है वो डिपेंड करेगा उस जीन की क्वालिटी पे। तो यहां पर देखते हैं हम जीन कंट्रास्टिंग पेयर्स में कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, और जो कंट्रास्टिंग पेयर में पाए जाते हैं उन्हें हम नाम देते हैं एलील। इस बात को समझिएगा, these are known as alleles. So alleles are the contrasting pair of characters which is shown by the gene. स्टूडेंट से एलील दिखाते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर कहने का मतलब कि यहां पर दो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे। कौन कौन से दो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे? या तो जीन डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाएगा या तो जीन रेसेसिव कैरेक्टर दिखाएगा। इस बात को समझिएगा कि जीन प्रेजेंट है फिर भी कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे रेसेसिव। और अगर जीन प्रेजेंट है और वो अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, बहुत इफेक्टिवली शो कर रहा है, देन इट इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। तो जीन के दो फॉर्म हो गए, दो फॉर्म मतलब दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो गए, और इन्हीं दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म को कंबाइनली हम लोग क्या नाम देते हैं? एलील। और ये एलील कहां से निकलेगा? ये एलील निकलेगा जीन से। तो जीन यहां पर दो तरह के कैरेक्टर्स को दिखा रहा है। जीन या तो डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखा रहा है या तो जीन रेसेसिव कैरेक्टर को दिखा रहा है। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझिएगा। सो स्टूडेंट्स, इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप एक चीज समझिएगा कि यहां पर किस तरह क्रोमोसोम पाया जा रहा है। यहां पर क्रोमोसोम पर जीन ए पाया जा रहा है, कैपिटल ए, और जीन कैपिटल ए पाया जा रहा है। जब दोनों कैपिटल ए पाए जा रहे हैं मतलब कि ये जीन डोमिनेंसी शो कर रहा है या डोमिनेंट जीन है, और डोमिनेंट जीन होने का मतलब अपना कैरेक्टर शो करेगा। बट अगर हम देखें तो इसमें स्मॉल ए पाया जा रहा है, ये अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पा रहे हैं, इसलिए
इन्हें हमने नाम दे दिया रेसेसिव कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर या रेसेसिव जीन नाम दे दिया। इसके बाद तीसरे में देखिएगा तो यहाँ पर कैपिटल ए पाया जा रहा है और स्मॉल ए पाया जा रहा है। जो कैपिटल ए है ये अपनी डोमिनेंसी शो करता है स्मॉल ए के ऊपर, और यहाँ पर जो कैपिटल ए है ये अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्या बोला यहां पर कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करेगा, और जब कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा तो यहां पर दोनों सेम तरह के क्रोमोसोम पाए जाने की वजह से इसको हम लोग नाम देते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। बट यहां पर कंबाइंड कैरेक्टर्स होने की वजह से इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखें तो दो टॉपिक और हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं जीनोटाइप और एक होता है जिसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप कहने का मतलब यहां पर समझ लेते हैं, एक होता है जिसे हम बोलते हैं फिनोटाइप और एक होता है जिसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। स्टूडेंट्स फिनोटाइप कहने का मतलब कि जो कैरेक्टर्स हमें फिजिकली बाहर दिख रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि आप मेरी बॉडी के कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कीजिए तो आप कहेंगे कि सर आपके बाल ब्लैक हैं, आपकी आंखें ब्लैक है, आपका कलर थोड़ा सा डल है जो कैमरे में आ रहा है, इसके लिए मेरी कोई गलती नहीं है। आप कहेंगे कि आपने हाथ में मार्कर ले रखे हैं, मतलब आपके दोनों हाथ है। सो ये सब क्या है? ये सब हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं ये किस में आ जाएंगे? फिनोटाइप में आ जाएंगे। बट आप आगे बोलेंगे कि सर आप मेल हैं इसलिए आपके अंदर XY क्रोमोसोम पाया जा रहा है। सो XY क्रोमोसोम क्या कर रहा है? ये मेरी मेलनेस को डिटरमाइन कर रहा है। मेलनेस को डिटरमाइन कर रहा है मतलब मेरे जीनोटाइप को डिटरमाइन कर रहा है, और ये जीन डिटरमाइन कर रहा है कि मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। जब हम जीन लेवल पर जाकर के किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, देन इट इज नोन एज जीनोटाइप। एंड व्हेन we just describe the characters of an individual by seeing, हम उसका outer appearance देख करके जब हम किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, then it is known as phenotype. So students, in today's lecture we have discussed these topics related to the chapter. In next lecture we will jump on directly to the Mendel law of inheritance and we complete the chapter over there. So if you like the video, do like, share and subscribe. Thank you so much.